Hello and very warm welcome to all of you in our next session of NEET MDS प्रिपरेशन। हम लोग पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं और साथ में PYQs देख रहे हैं पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख रहे हैं। अभी तक हमने कई सारे टॉपिक्स कर लिए हैं और आज का हमारा टॉपिक है टीथिंग। आज के टॉपिक में हम लोग टीथिंग देखेंगे। ये एक मॉडरेटली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट MDS के लिए। इससे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर आए तो वो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पे या फिर जो वेरियस मिथ्स हैं टीथिंग को लेकर उस पे आते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग टीथिंग को। उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग एक इंस्टा पेज भी शुरू कर चुके हैं। इंस्टा ID है मेरी, जो यहाँ पे चैनल का नेम है, सेम चैनल नेम है इंस्टा पे भी। वहाँ हम लोग वेरियस कंट्रीज़ के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, डेंटिस्ट का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जिसे हम लोग प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम कहते हैं, सऊदी अरेबिया के लिए या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए और अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, उसके लिए हम लोग ऑथेंटिक सोर्सेज से वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे और उसके आंसर्स देंगे। आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हो और यहाँ अगर फॉलो नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना। शुरू करते हैं टीथिंग। टीथिंग क्या है? ये एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें टूथ की माइग्रेशन होती है इंट्राओसिस पोजीशन, जॉ के इंट्राओसिस पोजीशन से इरप्शन ओरल कैविटी में होने तक। ठीक है, ये हुआ टीथिंग। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इंट्राओसियस पोजीशन जो है जॉ में, वहाँ से टीथ जो है ओरल कैविटी में अपीयर होता है। अब टीथिंग जो है वो बच्चों की जब होती है ना, तो ये वेरियस प्रॉब्लम्स के साथ भी हो सकती है और बिना किसी प्रॉब्लम के भी होती है। वेरियस बच्चे को फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ओरल कैविटीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो हम लोग देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स क्या अपीयर होते हैं टीथिंग में। क्या टीथिंग में क्या होता है कि जो टीथिंग में साइंस एंड सिम्टम अपीयर होते हैं ना, वो एक 8 दिनों का पीरियड होता है, 8 डे पीरियड होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 days प्रायर टू टूथ इमर्जेंस एंड एक्सटेंडिंग 3 days आफ्टर द इवेंट। टूथ को ओरल कैविटी में अपीयर होने से 4 दिन पहले से सिम्टम शुरू होते हैं और उसके अगले 4 दिनों तक वो सिम्टम रहता है। अब क्या क्या सिम्टम होगा? जो लोकल सिम्टम दिखता है बच्चों में वो पेन, inflammation of mucous membrane overlying the tooth, facial flushing, drooling, gum irritation, intraoral ulcer, ये सब टीथिंग के साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे ओरल कैविटी में। अब बच्चे को सिस्टेमिक कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो क्या है? फीवर हो सकता है, मैलेज, डायरिया या लूज मोशन हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ईयर रबिंग, राइनोरिया, कफिंग, ओटाइटिस मीडिया, वेट लॉस एट्सेट्रा। ठीक है। अब बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं बच्चे में, कुछ ज़्यादा रोना, फसीनेस, इरिटेटेड रहेगा बच्चा, उंगलियां अपनी सक करेगा या फिर जिंजाइवा को रब करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इरिटेशन है, वहाँ पे पेन है। जो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, जो टीथिंग की प्रॉब्लम्स हो रही है, इन सब के लिए हिपोक्रेट्स वाज द फर्स्ट वन टू एडवोकेट अ ट्रीटीज ऑन टीथिंग। ठीक है। मैनेजमेंट क्या है टीथिंग की? ये क्लिनिकल एज वेल एज MDS दोनों के लिए आपका ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, मैनेजमेंट ऑफ टीथिंग। ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जो घर पे ही पेरेंट्स बच्चों के करते हैं, जो इमीडिएट गार्जियन होते हैं वो करते हैं। पहला क्या है? टीथिंग रिंग्स दे सकते हैं बच्चों को। अगर चिल्ड टीथिंग रिंग्स देंगे तो वो ज़्यादा असरदार है, ज़्यादा फायदेमंद है। टीथिंग रिंग में बेस्ट कौन सा है? सॉलिड सिलिकॉन बेस्ड टीथिंग रिंग्स आर सुपीरियर। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कुछ लिक्विड नहीं है, फिर तो वो गलती से कभी पंक्चर हो गया, कोई हार्मफुल लिक्विड आ गया बच्चे के कांटेक्ट में, ऐसी कोई टेंशन नहीं होगी। दूसरा, ईजिली स्टरलाइज हो सकता है सॉलिड सिलिकॉन वाला जो टीथिंग रिंग्स होगा। और अगर चिल्ड दे रहे हैं, फ्रीज़र में डाल दिया फिर निकाल कर बच्चे को दे रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा असरदार है। वो क्या करेगा? वो वहाँ पे नमनेस लाएगा जिंजाइवा में, पेन कम करेगा। दूसरा क्या है? टेम्परेरी पेन रिलीफ इज प्रोवाइडेड बाय द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द च्यूइंग ऑफ द टीथिंग रिंग्स, मैक्सिमम व्हेन चिल्ड फर्स्ट। ये बता दिया हमने। सेकेंड, जो नॉन फार्माकोलॉजिकल या फिर एट होम रेमेडी है, वो क्या है? बाइटिंग ऑफ कोल्ड और फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स
or other foods causes localized vasoconstriction and decreased inflammation। अब क्या कर सकते हैं आप बच्चे को ठंडा फ्रूट या वेजिटेबल भी हाथ में थमा सकते हैं, जैसे कि कुकुम्बर हो गया, बनाना हो गया। इन सबको पहले फ्रिज में रखा और फिर बच्चे के हाथ में दिया। इससे क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन जिंजाइवा का वो रिड्यूस होगा। या फिर रब द गम्स ऑफ चिल्ड्रन विद क्लीन फिंगर और क्लॉथ। ओके, ये था एट होम रेमेडी। अब फार्माकोलॉजिकल मेथड आप क्या सजेस्ट करोगे एज ए क्लिनिशियन, एज अ डेंटिस्ट बच्चे को के पेरेंट्स को? लिग्नोकेन 5% and benzocaine 20% are the most frequently used anesthetic agent। ठीक है, तो टीथिंग में क्या दे रहे हैं एनेस्थेटिक एजेंट हम लोग? आइदर लिग्नोकेन 5% और बेंजोकेन 20%, है ना। क्या कितना देना होता है हमें? 7.5 mm ऑलमोस्ट लिग्नोकेन जेल का हम लोग प्लेस करते हैं या अप्लाई करते हैं फिंगर या कॉटन के थ्रू जिंजाइवा पे, और सिर्फ 6 एप्लीकेशन पर डे ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए। अब हमने लिग्नोकेन तो दिया, बेंजोकेन में क्या प्रॉब्लम है? बेंजोकेन क्योंकि एक ईस्टर डेरिवेटिव है, देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी एंड मिथ हेमोग्लोबिनीमिया, इसीलिए बेंजोकेन से ज़्यादा हमने लिग्नोकेन को प्रेफरेंस देना है। तो बेंजोकेन के 2 नुकसान हैं यहाँ पे, क्या है? हाइपरसेंसिटिविटी एंड मिथ हेमोग्लोबिनीमिया। अब जो जनरल सिम्टम्स हैं, फीवर, मैलेज, पेन, डायरिया, राइनोरिया और टाइटिस मीडिया एटसेट्रा, इन सब की भी तो मैनेजमेंट करने हैं। उसके लिए क्या दे सकते हैं हम लोग बच्चे को? सिस्टेमिक एनाल्जेसिक्स जैसे कि पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन कैन बी यूज्ड। पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन दोनों प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट पैरासीटामोल जो है ये मेडिकामेंट ऑफ चॉइस है। टीथिंग का मेडिकामेंट ऑफ चॉइस पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल को हम लोग एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। क्यों है पैरासीटामोल मेडिकामेंट ऑफ चॉइस? बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन इन रिड्यूसिंग पेन एंड पायरेक्सिया। ठीक है, फीवर भी कम करेगा, पेन भी कम करेगा। कैसे? It reduces the synthesis of prostaglandins by inhibiting cyclooxygenase 3 in the central nervous system। ठीक है, अब डोज क्या दोगे आप? 3 to 12 मंथ का अगर बच्चा है तो 60 to 120 मिलीग्राम देना है। मैक्सिमम 4 डोज दे सकते हैं, 4 से 6 घंटे के इंटरवल पे, 4 से 6 घंटे के अंतराल पे 60 to 120 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामोल आपने रिकमेंड करना है 1 साल से अंदर के बच्चों के लिए। अगर 1 साल से 5 साल का बच्चा है तो 120 to 250 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामोल मैक्सिमम 4 डोज दे सकते हैं, 4 से 6 घंटे के इंटरवल पे। अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास है आइबुप्रोफेन है। ये कॉमनली यूज्ड एनसाइड होता है। इसके इफेक्ट जो होंगे वो एनाल्जेशिया होंगे, एंटीपायरेटिक्स होगा और एंटी इन्फ्लामेटरी भी होगा। लेकिन स्टिल हम लोग पैरासीटामोल को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं? आइबुप्रोफेन की इफिकेसी या इफिकेशियस ये ज़्यादा तो हो सकता है मैनेजमेंट ऑफ पेन एंड फीवर में, लेकिन ये इसके एडवर्स रिएक्शन ज़्यादा दिखते हैं बच्चों में, इसीलिए। अब जब टीथिंग हो रही है, बच्चे में दांत निकल रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। पहली जो है वो इरप्शन हेमेटोमा या इरप्शन सिस्ट। ठीक है, अब इरप्शन हेमेटोमा क्या होता है? ये ब्लूइश पर्पल कलर का एलिवेटेड एरिया ऑफ टिश्यू दिखता है हमें इरप्टिंग साइट पे। ठीक है, और ये एनालॉगस किसका होगा? डेंटिजेरस सिस्ट का। इरप्शन हेमेटोमा इज एनालॉगस ऑफ डेंटिजेरस सिस्ट। इरप्शन हेमेटोमा वो फ्रीक्वेंटली बच्चों के प्राइमरी सेकेंड मोलर या फिर फर्स्ट परमानेंट मोलर के रीजन में दिखता है। इरप्शन हेमेटोमा प्राइमरी सेकेंड मोलर या परमानेंट फर्स्ट मोलर में। इरप्शन हेमेटोमा ऑफन सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद से ठीक होने वाली चीज़ है ये। अगर नहीं हो रहा है तो सिंपल एक छोटा सा इंसिजन दे सकते हैं ओवरलाइंग टिश्यू पे, सो दैट ड्रेनेज हो जाए और ये ठीक हो जाए। अब दूसरा क्या है? इरप्शन सिक्वेस्ट्रम। दूसरी प्रॉब्लम ऑफन सीन एट द टाइम ऑफ इरप्शन ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर। इरप्शन सिक्वेस्ट्रम कब दिखेगा? फर्स्ट परमानेंट मोलर के साइट पे। इट रिजॉल्व्स
इमीडिएटली विदाउट एनी क्लिनिकल सिम्टम्स। ठीक है। इरप्शन सीक्वेस्टर में क्या होता है, कैल्सिफाइड मटेरियल्स जो होते हैं वो टिश्यू के अंदर जमा हो जाते हैं, जबकि जो आपका इरप्शन हेमेटोमा है यहाँ पस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एक्टोपिक इरप्शन। इट इज अ कंडीशन इन विच परमानेंट टीथ बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ इन द जॉ और सेगमेंट ऑफ जॉ। ठीक है, आइदर पूरा जॉ ही नहीं बढ़ा या जॉ का कोई एक सेगमेंट है जिसके ग्रोथ में कमी आ गई है। प्राइमरी टूथ काउजिंग it intercepts assumes a path of eruption that intercepts a primary tooth। ठीक है, तो प्राइमरी टूथ की जगह को ये कवर करता है, इंटरसेप्ट करता है, causing its premature loss and produces a consequent malpositioning of the permanent tooth। ये हो गया आपका एक्टोपिक इरप्शन, टूथ अपनी जगह से कहीं और इरप्ट हो जा रहा है। ट्रीटमेंट क्या है एक्टोपिक इरप्शन का, ये हमें देखना है। ट्रीटमेंट इंटरप्रॉक्सिमल वेजिंग यूजिंग ब्रेस लाइगेचर वायर। ठीक है, पहला हो गया आपका इंटरप्रॉक्सिमल वेजिंग एंड हेलिकल ऑर्थोडोंटिक स्प्रिंग्स। ठीक है, डिस्टल टिपिंग यूजिंग हम्फ्रीज एंड हॉल्टमेयर अप्लायंसेस। नेक्स्ट टीथिंग के साथ क्या प्रॉब्लम होगी, नेटल एंड नियोनेटल टीथ। नेटल टीथ किसे कहते हैं, जो बर्थ के टाइम, जब बच्चे की बर्थ हुई तो ही बच्चे के ओरल कैविटी में टीथ प्रेजेंट था, तो इसे हम लोग कहते हैं नेटल टीथ। नियोनेटल टीथ क्या होगा, जब बच्चे के बर्थ के बाद और उसके 30 डेज के अंदर टीथ इरप्ट होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे नियोनेटल टीथ। नेक्स्ट इज व्हाट आर द नेटल एंड नियोनेटल टीथ। प्रीमैच्योरली इरप्टेड प्राइमरी टीथ ऑल्सो नोन एज डेंटिशन प्रीकॉक्स। ठीक है, नेटल और नियोनेटल टीथ को डेंटिशन प्रीकॉक्स भी कहते हैं। अब क्या है, नेटल टीथ और नियोनेटल टीथ के साथ बहुत सारे सुपरस्टिशंस, बहुत सारे मिथ या फोकलोर, पुरानी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जब पहले के ज़माने में बच्चे होते थे और उनमें अगर प्रेजेंट हो नेटल टीथ या नियोनेटल टीथ तो कई जगहों पे इसे अशुभ माना जाता था और कई जगहों पे शुभ माना जाता था। वहीं लड़कियों के केस में बहुत ही अशुभ माना जाता था और इवन किल भी कर दिया जाता था लड़कियों को। तो सुपरस्टिशन क्या है हमारा, बीइंग रिलेटेड टू गुड और बैड ओमेंस, इट इज टेकन एज, अब क्या हो रहा है, प्रेडिक्शन ऑफ डिजास्ट्रस इवेंट्स। अगर कोई बच्चा नेटल टीथ के साथ आया है दुनिया में तो ये एक प्रेडिक्शन है कि अब आगे आने वाला खतरा है दुनिया पे। दूसरा क्या मिथ है, स्प्लेंडिड फ्यूचर अवेटेड मेल इन्फेंट्स विथ नेटल टीथ। ठीक है, अगर किसी मेल इन्फेंट में नेटल टीथ है तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वो दुनिया पे राज करेगा, वो बहुत शक्तिशाली होगा, बहुत पावरफुल होगा एट्सेट्रा। वेयर एज सेम फिनोमेनन वाज बैड ओमेन फॉर गर्ल्स। लेकिन अगर सेम नेटल टीथ गर्ल्स में हो रहा है तो वो बैड ओमेन कहलाएगा। अब नेटल और नियोनेटल टीथ में ना, नेटल टीथ इनकाउंटर्ड मोर ऑफन देन नियोनेटल टीथ। ठीक है, नेटल टीथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं अकरेंस के और फीमेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। नेटल टीथ या नियोनेटल टीथ जो है सबसे ज़्यादा कहाँ किसको अफेक्ट करते हैं, लोअर प्राइमरी सेंट्रल इंसाइजर में। ठीक है, लोअर प्राइमरी सेंट्रल इंसाइजर में। प्रॉब्लम एसोसिएटेड क्या होगा, नेटल टीथ और नियोनेटल टीथ के साथ ट्रॉमेटिक अल्सरेशन होगा। ठीक है, ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग, फ्रेन्यूलम और लिप इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नेटल टीथ। इससे ही हम लोग, इस अल्सरेशन को ही हम लोग रिगाफेडे डिजीज भी कहते हैं, है ना। तो रिगाफेडे डिजीज क्या है, अल्सरेशंस जो कि एसोसिएटेड हो नेटल या नियोनेटल टीथ के साथ। अब क्या है, बच्चा नया नया दुनिया में आया है, उसके पास टीथ है जो बहुत शार्प है और बच्चे को पता ही नहीं है कि कैसे टैकल करना है या कैसे बिहेव करना है, तो उस चक्कर में कुछ भी बच्चा जब काम करे तो उस शार्प एज ऑफ टीथ से बच्चे की ओरल कैविटी के मल्टीपल सरफेसेस पे अल्सरेशंस हो जाते हैं कटने की वजह से। इसे हम लोग कहते हैं रिगाफेडे डिजीज। ये था हमारा टीथिंग। टीथिंग की मैनेजमेंट है, जो टीथिंग का मैनेजमेंट है वो जो
टीथ आया है ओरल कैविटी में वो किस ग्रेड पे मोबाइल है या किस ग्रेड पे फिक्स है, कितना उसका रूट डेवलप है, उस बेसिस पे हम लोग करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल टीथ है, जो नेटल टीथ है या तो वहाँ पे एक्सट्रैक्शन मस्ट है, एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चा छोटा है, टीथ एस्पायर कर सकता है, तो वहाँ पे एक्सट्रैक्शन मस्ट है। एक्सट्रैक्शन में पहले क्या करते थे हम लोग, 10 दिनों का वेट करते थे विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर है वो। लेकिन अब विटामिन के लोड करते हैं, विटामिन के सप्लीमेंट देते हैं बच्चों को, मेडिसिन हॉस्पिटल सेटिंग में, और फिर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब 10 दिनों तक वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर टीथ कम मोबाइल है, रूट डेवलप है उसका थोड़ा भी, और टीथ मोबाइल ज़्यादा नहीं है, तो पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आगे इस दांत की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसको बचा लिया जाए, इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाए। तो एक्सट्रैक्शन या फिर प्रिजर्वेशन जो है टीथ की, वो कंडीशन पर डिपेंड करती है। ये था हमारा टीथिंग, छोटा सा टॉपिक था, फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग अभी 1-2 दिन देखेंगे ना, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो एक्चुअल नीट एग्जाम में आए हैं सारे सब्जेक्ट के, एज वेल एज पीडिया के, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के, जो नीट के लास्ट 2-3 सालों के क्वेश्चन है ना, हम लोग वो देखेंगे पहले, ताकि हमें क्वेश्चन की डेप्थ, क्वेश्चन का टफनेस लेवल वो समझ आए। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा रिकॉल बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट एमडीएस पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री 23 और 24, 23 वाले एग्जाम में और 24 वाले एग्जाम में जो पीडो से क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में एक्चुअल एग्जाम में रिकॉल बेस्ड, उसका एक लेक्चर होगा, हम लोग उसको देखेंगे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे, और उसके बाद फिर टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। और आज के लिए इतना ही टीथिंग के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एज वेल एज फॉलो एट इंस्टाग्राम। वहाँ हम लोग बस PYQs डालेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालेंगे नीट के लिए, एज वेल एज वेरियस स्टेट की लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, जो डेंटिस्ट्री के वेरियस कंट्रीज़ के जो डेंटिस्ट्री के लिए लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं, एग्ज़ाम में कैसे अपीयर हो जाता है, जो भी सारे इन्फॉर्मेशन वो हम लोग वहाँ शेयर करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।